अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दबाव या भावनाओं पर नहीं चलती और ये बात राजदूत के दर्शक जानते हैं। यही वजह है कि जब जब दुनिया में कहीं कुछ घटता है तो भारत का स्टैंड यही होता है कि सारे पक्ष आपस में बैठकर बात करें, युद्ध न हो। हमने यूक्रेन पर रूसी हमले और गाजा युद्ध के वक्त यही होते देखा था। हम पश्चिम के उस दबाव से आजाद रहे कि अपने दोस्त रूस के खिलाफ बोलो। इसी तरह भारत गाजा युद्ध में भी निष्पक्ष रहा। भारत ने हमास के आतंकवादी हमले की निंदा की, लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय हमेशा अपने आधिकारिक स्टैंड पर कायम रहा कि भारत टू स्टेट सॉल्यूशन में ही मानता है। राइट टू एग्जिस्ट इजराइल का भी है और फिलिस्तीन का भी है। गजा में मानवीय संकट उपजा तो भारत ने दवाएं और रसद पहुंचाई थी, लेकिन क्या यह संतुलन ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले में भी नजर आ रहा है? आप गौर कीजिए और खुद तय कीजिए। 1 मार्च को 11:26 पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। हमने रीजन के मौजूदा हालात पर चर्चा की। मैंने हाल की घटनाओं पर भारत की तरफ से चिंता जताई और कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे जरूरी होनी चाहिए। भारत ने यह भी अपील की कि जल्द से जल्द संघर्ष को रोका जाए और हालात सामान्य किए जाए। इजराइल के अलावा प्रधानमंत्री ने यूएई, सऊदी अरब और बहरीन के नेताओं से भी बात की है। इन तीनों खाड़ी देशों के नेताओं से लगभग एक ही भाषा में बात कही गई। उनकी भाषा कुछ यूं थी कि आप पर जो हमले हुए हैं हम उसकी निंदा करते हैं। जिन लोगों की जान गई हमें उसका दुख है। भारत इस घड़ी में आपके साथ खड़ा है। आज प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ प्रेस के सामने थे। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का समर्थन करते हैं। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए चिंता का विषय है। भारत डायलॉग डिप्लोमेसी के माध्यम से समस्याओं के समाधान का समर्थन करता है। इसका मतलब भारत ने इजराइल, यूएई, सऊदी अरब और बहरीन से संपर्क किया। इससे इतर 1 मार्च को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जब इजराइल के विदेश मंत्री से बात की थी तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी बात की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, विदेश मंत्री अब्बास अरागची से शाम को बात हुई। ईरान और उस खित्ते में हुए रिसेंट डेवलपमेंट को लेकर भारत की गहरी चिंता से उन्हें अवगत कराया। इन सारी चीजों की रीडिंग आपको बताएगी कि भारत ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ यूएई, सऊदी और बहरीन से बात की, उन पर हुए हमले की निंदा की और दुख की घड़ी में उनका साथ देने का वादा किया। ये वो देश हैं जिनकी जमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। पेंटागन के सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने लिखा है कि पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को यह बताया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि ईरान पहले हमला करने वाला था। बावजूद इसके अमेरिका ने अरब देशों में बने अपने अड्डों से ईरान पर हमला बोला। वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई की हत्या की, पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की हत्या हुई है, ऐसी बात भी सामने आ रही है। कई और अफसरों, नेताओं को तो मारा ही गया है। स्कूल पर भी बम गिरे हैं। जबकि अब ये बात सार्वजनिक है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत लगभग कंक्लूड हो गई थी। ईरान ने ऐसी चीजों पर हामी भरी थी, अनप्रेसिडेंटेड टर्म्स को स्वीकार किया था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। फिर भी ट्रंप ने हमला किया, लेकिन भारत ने इस बात पर कुछ नहीं कहा, न शोक जताया। रीसेंट डेवलपमेंट पर गहरी चिंता से अवगत करवाने के अलावा कुछ नहीं हुआ। कम से कम सार्वजनिक रूप से हम इतना ही जानते हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो पूरे पश्चिम एशिया के लिए कहा, उसमें ईरान का जिक्र नहीं था, न इस बात का कि हमला किसने किया, किस पर किया। बाकी अरब मुल्कों पर हमले की हमने निंदा की है, मतलब ईरान के हमले की निंदा हुई है, लेकिन ईरान पर हमले की निंदा नहीं हुई है। जबकि यही ईरान था जिससे एक वक्त हम सस्ता तेल खरीदते थे जब तक ट्रंप ने धमकाकर हमें रोका नहीं। यही ईरान था जो इस तेल का कुछ दाम रुपए में लेता था। यही ईरान था जिसके यहां व्हील चेयर पर हमारे विदेश मंत्री गए तो उसने एक मुस्लिम देश पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दिया। यही ईरान था जिसके साथ हम तेल की पाइपलाइन बिछाना चाहते थे और यही ईरान था जहां से हमने सेंट्रल एशिया की राह बुलंद करनी चाहिए, चाबहार के पोर्ट पर अरबों खर्च किए। जबकि ईरान से भारत के रिश्ते आज या इन 10-20 सालों के नहीं, दशकों और सेंचुरीज पुराने सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं। हजारों साल पहले जब आधुनिक भारत का नक्शा नहीं था, ना आधुनिक ईरान का नक्शा था, दुनिया ही अलग तरह की दिखती थी, तब भी संबंध था। जब उस रीजन में, मिडिल ईस्ट में इस्लाम भी नहीं आया था, तब भी भारत और ईरान के बीच संबंध था। फिर शाह के ज़माने में भी हमने ईरान से दोस्ती रखी। शाह चले गए, जब 79 में ईरान में क्रांति आ गई तब हमने नए रेजीम को मान्यता दी और हम अब इस कदर खामोश हैं। इसी बिंदु को विपक्ष ने भी पकड़ा है। कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वीडियो पोस्ट करके प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रही है। उस वीडियो में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका में खड़े होकर इराक वॉर को लेकर निंदा कर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की भी एक क्लिप चलाई जा रही है। उस क्लिप में प्रधानमंत्री चाबहार पोर्ट को देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं।
पर चाबहार पोर्ट जिस देश में मौजूद है उसके हेड ऑफ स्टेट को मारा गया। जिन लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने कभी समझौता किया, तस्वीरें खिंचवाई, उनकी हत्या हुई, फिर भी एक भी संदेश नहीं आया है शोक का। क्या भारत के रिएक्शन को इस आलोचनात्मक लेंस से देखना ही ठीक होगा जैसा कांग्रेस कर रही है? इस खामोशी के पीछे जो वजह है वो ट्रंप का बस डर है कि टैरिफ 50% हो जाएगा, या और वजहें भी हैं, या फिर अरब में 1 करोड़ भारतीयों के हितों को लेकर हम संवेदनशील हैं और वो रेमिटेंस जो वो हिंदुस्तान भेजते हैं, और इस तरह का स्टैंड हमारे लिए ठीक साबित होगा या बुरा? आज के शो में इसी का पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको जंग के अपडेट्स दें, एक हम आपसे क्षमा याचना करना चाहते हैं। आज दोपहर यानी कि 2 मार्च की दोपहर एक वीडियो राजदूत से पहले हमने पब्लिश किया था इसी जंग के अपडेट्स को लेके। उसमें हमने कह दिया था, मैंने ही कह दिया था कि ईरान और कतर के बीच में पूरा सऊदी अरब आता है। ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है, अड़ोस पड़ोस के मुल्क हैं। उस भूल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं। पहला अपडेट, यूरोप के बाजारों में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने लगी। खासतौर पर गैस की कीमत 50% से ज़्यादा बढ़ी है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि कतर ने इस जंग के चलते एलएनजी का प्रोडक्शन रोक दिया है, इसलिए इसकी सप्लाई प्रभावित हुई है। एक और फैक्ट आपको बता दें कि कतर अपने एलएनजी का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इलाके से प्रोड्यूस करता था। अब जब ईरान ने काफ़ी हद तक हॉर्मूज को बंद कर दिया है, एटलीस्ट वो ट्राई कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव दुनिया पर दिख रहा है। यानी जो वेस्ट आज खामेनेई की हत्या को सेलिब्रेट कर रहा है, उसका असर अब वेस्ट पर पड़ने लगा है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज की बात हो रही है तो एक अपडेट ये भी है कि यहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर आईआरजीसी लगातार हमले कर रहा है। 3 जहाज़ों पर हमले रिपोर्ट किए गए, इनमें से एक ब्रिटेन का जहाज़ भी है। ब्रिटेन अब आधिकारिक तौर पर इस जंग में शामिल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इसकी घोषणा की। वो खुद अभी हमले नहीं कर रहा है ब्रिटेन, लेकिन मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करने दे रहा है अमेरिका इजरायल को। सबसे ज़्यादा चर्चा उसके साइप्रस वाले बेस की हो रही है। हालांकि ये बात अब सामने आ चुकी है कि जून 2025 में जो हमला अमेरिका और इजरायल ने किया था ईरान पर, उस समय भी ब्रिटेन ने अपने एयरबेस अमेरिका और इजरायल को इस्तेमाल के लिए दिए थे। ईरान ने अब इस बात का जवाब भी देना शुरू किया है। वो साइप्रस में मौजूद ब्रिटिश अड्डों पर ड्रोन अटैक अब कर रहा है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ये जंग अंतहीन नहीं चलेगी। ये बात शुरुआत से पूछी जा रही थी कि इस जंग का अंत क्या होगा। जानकार कह रहे थे कि ट्रंप इस जंग को लंबा नहीं खींचना चाहते क्योंकि इनकी रेटिंग्स ऑलरेडी गिर रही हैं। मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर में है और ईरान पर हमले का विरोध अमेरिका में शुरू हो चुका है। ट्रंप नहीं चाहते कि वो चुनाव हारें, तो अब डिफेंस सेक्रेटरी का बयान भी यही बता रहा है कि हमला लंबा नहीं चलेगा। लेकिन जो हमला लंबा नहीं चलेगा, कम समय के लिए चलेगा, क्या उस समय में इजरायल और अमेरिका अपने गोल्स अचीव कर लेंगे? अभी ये क्लियर नहीं है। फाइनल गोल जो है वो है रिजीम चेंज। वो होता है या नहीं, उससे बहुत कुछ चीज़ें डिसाइड होंगी। अगला अपडेट ये है कि 550 से ज़्यादा लोग ईरान में इजरायली और अमेरिकी हमलों में मारे जा चुके हैं और इनमें 150 छात्राएं हैं। 28 फरवरी को इजरायल की एक मिसाइल छात्राओं के एक स्कूल पर आके गिर गई थी। अगला अपडेट ये कि अब ये बात क्लियर हो गई है कि इस हमले में अमेरिका को भी नुकसान हुआ है। अब तक के 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, यूएसएनकॉम ने कहा है, और 4 गंभीर रूप से घायल हैं। इजरायल में ईरानी हमलों में मरने वालों की संख्या 9 बताई गई है, लेकिन इस संख्या को, जैसे हमने पहले भी कहा था, विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इजरायल अपने लॉसेस को छुपाता है। ये उसने 12 डे वॉर में भी किया था। आगे बढ़ेंगे तो जर्मनी ने कहा है कि वो भी इस जंग में ईरान के खिलाफ उतरने के बारे में सोच रहा है। इजरायल ने लेबनान में भी हमले तेज किए। इन हमलों में 30 लेबनान के नागरिक मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी कुछ रॉकेट्स छोड़े गए हैं। ये ताज़ा अपडेट्स थे। अब आइए हिंदुस्तान और ईरान पर। शुरुआत करते हैं चाबहार से। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर चाबहार पर भी हमले किए हैं। हमले भारत के इंटरेस्ट पर एग्जैक्टली हुए हैं नहीं, ये बात अभी कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन चाबहार पर हमला होना भारत के लिए चिंता वाली बात तो है ही। कम से कम एक ईरानी शिप, ईरानी नेवी का एक शिप चाबहार पोर्ट के एक पियर पर ही डूबा है। बावजूद इसके भारत की ओर से चाबहार को लेकर अभी तक की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये भी हो सकता है कि भारत सरकार की चिंताएं चाबहार को लेकर खत्म हो गई हों, क्योंकि पिछले वर्ष सितंबर में ट्रंप ने हमें धमकी दी थी कि आप चाबहार पर काम नहीं करेंगे। हमने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं इसलिए, और प्रतिबंध सबके लिए, आपके लिए भी है, इसलिए आप 6 महीने में बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से रफू चक्कर हो जाइए। सितंबर में ट्रंप ने हमें हुक्म दिया था और तामील किया जाना था अप्रैल से पहले पहले। ऐसी जानकारियां आ रही हैं कि भारत ने चाबहार से अपने हाथ खींच लिए हैं। फिर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो चुकी है।
लेकिन उस डील में चाबहार पर छूट जैसी कोई बात नहीं है, जबकि बाइडेन के दौर में हमें छूट मिली हुई थी। भारत ने आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया है कि हम इस पोर्ट से पीछे हट रहे हैं नहीं, लेकिन इस बरस के बजट में जब चाबहार के सामने शून्य लिखा गया तो कुछ अंदेशा वहीं से हो गया। वापस लौटते हैं अपने मेन विषय पर, भारत ईरान संबंध, सिविलाइजेशनल संबंध, हजारों साल पुराने संबंध। 1979 में जब वहां इस्लामिक रिजीम आया क्रांति के बाद, तब हमने ईरान को मान्यता दी, पर 1990 के दशक के बाद दोनों के रिश्ते काफी बदलते हैं। सोवियत संघ के पतन के बाद भारत नई विदेश नीति की तलाश में था। उसी समय वेस्ट एशिया में ईरान एक ऐसा देश था जो पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित कर सकता था और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच का रास्ता बन सकता था। इसलिए हमने ईरान से दोस्ती मजबूत करनी चाहिए। ईरान ने भी हमारा साथ दिया। 1994 में इसका पहला उदाहरण मिलता है। 1994 में हालात काफी संवेदनशील थे। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहा था। मामला था यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, आज का UNHRC। आरोप था कि कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं। उस समय घाटी में आतंकवाद चरम पर था और सुरक्षा बलों की कार्रवाई बहुत सख्त थी। पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के भीतर समर्थन जुटाना शुरू कर दिया ताकि भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जा सके निंदा का। भारत तब कोल्ड वॉर के बाद नई वैश्विक राजनीति में खुद को संभाल ही रहा था। भारत को चिंता थी कि अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो मामला आगे बढ़कर सिक्योरिटी काउंसिल या कुछ नॉइज क्रिएट करेगा। भारत के लिए मुश्किल बन सकती थी कूटनीति की। उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। उनकी सरकार ने हर संभव कूटनीतिक रास्ता अपनाया। तत्कालीन विदेश मंत्री दिनेश सिंह, जो उस समय गंभीर रूप से बीमार थे, ऐसा कहा जाता है कि व्हील चेयर यूज करनी पड़ रही थी, ईरान पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति अली अकबर हाशिम रफसंजानी, विदेश मंत्री अली अकबर विलायती से मुलाकात की। उसी दिन आश्वासन लेकर लौटे कि ईरान भारत का साथ देगा। जब जिनीवा में पाकिस्तानी राजदूत OIC के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो ईरानी राजदूत ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों दोस्त हैं और दोस्तों के बीच के मसले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के बजाय आपस में आपको सुलझाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दखल के बाद OIC का प्रस्ताव वहीं रुक गया, यानी मामला औपचारिक रूप से UN मंच पर आने से पहले ही ठंडा पड़ गया। OIC UN का मंच नहीं है। ऐसी थ्योरी थी कि अगर OIC में प्रस्ताव पास होता है तो बात बढ़ते बढ़ते किसी UN के मंच तक पहुंचेगी। 1994 में भारत एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट के कगार पर था। अगर प्रस्ताव आगे बढ़ जाता, हमने तुरंत लिबरलाइज किया था, तो भारत को वैश्विक मंच पर घेरा जा सकता था। लेकिन ईरान ने उस समय पाकिस्तान का नहीं साथ दिया, हिंदुस्तान का दिया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि उस वक्त ईरान की इस भूमिका ने भारत को बड़ी कूटनीतिक शर्मिंदगी से बचाया। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए। भारत ऑयल और गैस जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर था ही। फिर हमने ईरान से भी तेल खरीदना शुरू किया। प्रतिबंधों के दौर में रुपया और रियाल से भी कुछ समय धंधा हुआ था। स्ट्रेटेजिक रूप से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम बार बार बता चुके हैं, चाबहार पोर्ट। पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जमीनी रास्ता देने से इनकार किया था। ऐसे में चाबहार भारत के लिए एक वैकल्पिक द्वार था। 2003 में प्रारंभिक समझौते हुए, बाद में इसमें तेजी आई। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ही ईरान गए थे और डील साइन हुई थी। एनर्जी और कनेक्टिविटी के अलावा सिक्योरिटी को लेकर भी दोनों देशों ने आपस में काम किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के पहले दौर में भारत और ईरान के हित काफी हद तक एक थे। दोनों नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन करते थे। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में मिलिट्री कैंपेन शुरू किया, तब ईरान ने भी तालिबान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ दिया था। फिर भारत और ईरान के बीच धंधा भी खूब हुआ। पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक, चाय, चावल, दवाइयां, कई क्षेत्रों में लेन देन हुआ। फिर प्रतिबंधों का दौर आ गया ईरान पर। अमेरिका और यूरोपियन देशों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। भारत को संतुलन बनाना पड़ा। कुछ समय तक भारत ने अमेरिकी छूट का भी फायदा उठाया, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत और ईरान के बीच हमेशा चीजें बहुत अच्छी रहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में अली खामेनी ने कई बार भारत सरकार की आलोचना भी की थी। जब 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो देश भर में दंगे हुए। उस समय खामेनी ने भारत सरकार की आलोचना की। कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार की निंदा भी कर चुके थे। भारत को यह बयान पसंद नहीं आए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि इन बयानों से दोनों देशों के ताल्लुक हमेशा के लिए खराब हो गए। बातचीत चलती रही, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति ने एक नया ही शेप ले लिया है। अब सवाल यह है कि अगर भारत और ईरान के रिश्ते इतने गहरे थे तो फिर आज तस्वीर इतनी बदल कैसे गई? आइए इसका जवाब खोजते हैं। सन 2000 के दशक की शुरुआत से ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में तेजी से बदलाव आया। कोल्ड वॉर के बाद का दौर था। भारत अपनी इकोनॉमी को खोल चुका था। जो यूएस चाहता था वो हो गया था। टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और निवेश के लिए पश्चिमी देशों की जरूरत हमें को भी थी। 2005 में भारत ने इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी में ईरान के
खिलाफ प्रस्ताव पर वोट दिया। मामला यूरेनियम एनरिचमेंट और सेंट्रीफ्यूज के इस्तेमाल से जुड़ा था। उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। ईरान ने उस फैसले पर नाराजगी जताई। उस समय अली लारिजानी ने कहा था कि हमने सोचा था कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन इस फैसले से साबित नहीं होता कि भारत वेस्ट की तरफ झुक रहा था। उसी साल भारत अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील भी हुई, दोनों देश पास आए। इसके बाद भारत ने अमेरिकी हथियार और टेक्नोलॉजी को खरीदना शुरू किया। क्वाड जैसे मंचों पर भारत की मौजूदगी मजबूत हुई। तब क्वाड था नहीं, उसके जो शुरुआती मालाबार एक्सरसाइज की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसे माहौल में ईरान के साथ खुलकर खड़े होना आसान नहीं था, खासकर तब जब अमेरिका ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी चला रहा था। ट्रंप ने 2018 में जब ईरान पर प्रतिबंध वापस लगा दिए तो हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हो गए, इसलिए हमको मजबूरी में तेल की खरीद रोकनी पड़ी, जैसे अभी रूस से रोकी है। इसी दौरान भारत और इजराइल के रिश्तों में भी गर्मजोशी आने लगी। सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर कई समझौते हुए। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इजराइल गए। 1 साल पहले ईरान गए थे। जब भारत ने इजराइल को एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में देखना शुरू किया, तभी हमारे वेस्ट एशिया में इंटरेस्ट बदलने लगे। खाड़ी देशों को दिक्कत नहीं थी कि हम इजराइल के करीब जा रहे हैं, दिक्कत ईरान को थी, लेकिन फायदा भारत को वहां कुछ अधिक था। इस पूरी बदलती पॉलिटिक्स में एक फैक्टर चाइना भी रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा है। ऐसे में अमेरिका के साथ नजदीकी जरूरी लगी। अमेरिका को भी चीन को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत लगी। इसी जियोपॉलिटिक्स के गेम में ईरान की प्रायोरिटी कम होती गई, लेकिन खत्म कभी नहीं हुई। फिर एक सवाल यह भी आता है कि हमने यूएई पर ईरानी हमले की निंदा तो की है, क्यों? तो क्या यूएई हमारे लिए ज्यादा जरूरी है? जवाब है कि हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां लगभग 40 लाख भारतीय रहते हैं। वहां हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी देशों में यूएई के अलावा सऊदी अरब और बहरीन से भी इसीलिए बात की है। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान से भी रिश्ते हमारे अच्छे हैं। इन सब देशों में लाखों भारतीय रहते हैं, लगभग 1 करोड़ 10 मिलियन, और ये भारत में भेजते हैं पैसा, रेमिटेंस, अरबों डॉलर का रेमिटेंस। केरला, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक अच्छा हिस्सा इस पैसे पर टिका है। अगर इस इलाके में युद्ध फैलता है, कंपनीज बंद होती हैं, बड़े पैमाने पर निकासी करनी पड़ती है, लोगों को वापस आना पड़ता है, तो इसका झटका भारत की अर्थव्यवस्था को भी लग जाएगा। इसलिए जब खाड़ी देशों की सुरक्षा की बात आती है तो भारत की घरेलू आर्थिक स्थिरता से बात जुड़ जाती है। तो बात यह है कि प्राथमिकताओं के फहरिस्त में ईरान कुछ नीचे आ गया है। जून में एससीओ ने जब ईरान पर इजराइल हमले की निंदा की थी, तब भारत ने एससीओ के इस बयान से खुद को दूर कर लिया था, क्योंकि उस समय अमेरिका से हमें कट्टी नहीं करनी थी। डील वील की बात चल रही थी। ऐसा भी नहीं है कि अकेले हिंदुस्तान ही लाचार है इस गेम में। मुस्लिम उम्मा का दम जो भरते हैं, उनका भी यही हाल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान पर हमला करने के लिए सिलेक्टिव निंदा की है। सिर्फ इजराइल का नाम लिखा है, ईरान का नाम नहीं लिखा है। और ईरान के साथ भी खुलकर एकजुटता नहीं दिखाई है पाकिस्तान ने, जबकि कुछ समय पहले ही ईरान को ब्रदरली ईरान कहकर संबोधित किया जाता था पाकिस्तान में। सऊदी अरब पर जो हमले ईरान ने किए हैं, उसकी निंदा पाकिस्तान ने की है, और यह भी कहा है कि इस बुरे वक्त में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। पर क्या पाकिस्तान ईरान के साथ भी इस तरह खड़ा है? जवाब है नहीं। कम से कम टिप्पणी और बयानों से इस बात का कोई सबूत मिलता नहीं। रूस और चीन को अगर छोड़ दें तो शायद ही कोई देश है जिसने ईरान पर हमले की खुलकर निंदा की है। एक स्वतंत्र और संप्रभु देश पर हमला हुआ है, उसके हेड ऑफ द स्टेट का कत्ल हुआ, लेकिन कोई ट्रंप से उलझना नहीं चाहता, इसलिए सब चुप हैं। हिंदुस्तान भी चुप है। क्या ये चुप्पी सही है? फैसला करना है आपको। इसी नोट पर राजदूत आज का कंक्लूड होता है। इसे साजिद ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।